तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और एक क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि संख्या का संकेत NO क्यों होता है। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि संख्या का संकेत NO क्यों होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, जो नंबर सिस्टम है इसको हिंदी में संख्या पद्धति बोला जाता है। ठीक है, तो इसका शुरुआत होता है, जो नंबर सिस्टम है इसका शुरुआत होता है अंक से। किससे शुरुआत होता है? तो अंक से शुरुआत होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंक कहाँ से चालू होता है और किसको अंक बोलते हैं। तो देखिए, ये जो अंक है यह चालू होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह कहाँ से चालू होता है? तो 0 से चालू होता है और 9 पर जाकर इंड कर जाता है। ठीक है, तो टोटल आप लोग देखिएगा तो दिखेगा कि 0 से लेकर 9 तक टोटल अंकों की संख्या कितनी है? तो 10 है। टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 10 है। और देखिए, सबसे छोटा अंक पूछा जाए कि सबसे छोटा अंक कितना होता है? तो 0 होता है। और सबसे बड़ा अंक कितना होता है? तो 9 होता है। टोटल अंकों की संख्या कितनी होती है? तो 10। याद रखिए। हम लोग चलते हैं संख्या पर। तो संख्या को देखिए, ये जो संख्या है इसका इंग्लिश होता है नंबर। क्या होता है? NUMBER होता है, नंबर होता है। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन है कि संख्या का संकेत NO क्यों होता है। जो शुरू में क्वेश्चन पूछा गया था उसका जवाब अब मिलने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संख्या क्या होता है, यह संख्या बनता कैसे है। ठीक है, तो देखिए, संख्या अंकों का समूह होता है। क्या होता है? संख्या अंकों का समूह होता है। जब अंक मिलता है, जब 1, 2, 3, 4 अंक मिलता है आपस में, तब क्या बनता है? संख्या का निर्माण होता है। अब जैसे देखिए, अब यह हो गया, ठीक है, कितना? 12 हो गया। तो 12 में देखिए तो अंक कितना है? तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि अंक 2 है, एगो 1 और दूसरा 2। लेकिन संख्या कितना है? तो संख्या यह अकेले केवल कितना है? 12 है। तो संख्या 1 है और अंक कितना है? एक संख्या 12 को बनाने में कितना अंक मिला है इसमें? तो 2 अंक मिला है। 2 अंक मिला है तब जाकर एगो संख्या बना है। एक और देखिए, मान लो 0, 5, 1, 0, 5। ठीक है, ये भी क्या है? एक संख्या है। क्यों संख्या है? तो 1, 0, 5 3 गो अंक मिला है तब जाकर एगो संख्या बना है। एक और बात आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। इस बात को नोट करना है कि यह जो संख्या अंक है, अंक 0 से लेकर 9 तक, इसको संख्या भी बोला जाता है। संख्या को आप अंक नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अंक को आप संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि संख्या में एगो अंक भी रहता है, 2 अंक भी रहता है, 3 अंक भी रहता है, 4 अंक भी रहता है। ठीक है, तो संख्या का निर्माण तो अंक से होता है, लेकिन अंक का निर्माण संख्या से नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं कि संख्या का इंग्लिश होता है NUMBER। इसमें कहीं ओ नहीं है, लेकिन जब इसका संकेत लिखा जाता है, संख्या का संकेत लिखा जाता है तो NO से लिखा जाता है। तो NO से क्यों लिखा जाता है इसके बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो एक शब्द होता है लैटिन वर्ड। क्या होता है? लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड में एक वर्ड आता है न्यूमेरो। क्या आता है? न्यूमेरो। क्या आता है? न्यूमेरो आता है, जिसका अर्थ होता है लैटिन में संख्या। क्या होता है? लैटिन भाषा में न्यूमेरो का मतलब क्या होता है? संख्या होता है। इसलिए इसको NO से सूचित किया जाता है। क्यों? तो शुरू का N ले लिया जाता है और लास्ट का O ले लिया जाता है, दोनों के एक में मिला दिया जाता है, बस हो जाता है NO, जो संख्या का सिंबल बनता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को याद रहेगा ना कि संख्या का संकेत NO क्यों होता है। तो लैटिन वर्ड न्यूमेरो से लिया गया है NO। ठीक है, न्यूमेरो का मतलब होता है लैटिन वर्ड में संख्या, इसलिए संख्या को NO से सूचित किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद में हम लोग आते हैं संख्या के प्रकार पर। कहाँ पे आते हैं? संख्या के प्रकार पे आते हैं कि संख्या का कितना प्रकार होता है। तो देखिए संख्या का दो ही प्रकार होता है। कितना प्रकार होता है? दो। एक तो होता है वास्तविक संख्या, एक क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। संसार के जितने भी शब्द हैं ना, सबको क्या बोला जाता है? वास्तविक संख्या बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, लेकिन रूट में यदि -3 आ जाए, रूट में यदि -3 आ जाए तो इसको वास्तविक संख्या आप नहीं बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्या। तो देखिए काल्पनिक संख्या रूट में रहता है और माइनस के साथ में रहता है। वास्तविक संख्या रूट में रहेगा लेकिन प्लस के साथ में रहेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 बटा में रहेगा, पूर्णांक में रहेगा। ठीक है, मतलब जैसे मन करे वैसे आप लिख सकते हैं किसको? वास्तविक संख्या को। जिस तरह मन करे उस तरह आप लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन शर्त यही है कि रूट के अंदर माइनस मत दीजिएगा। रूट के अंदर माइनस दीजिएगा तो वह वास्तविक संख्या नहीं होकर क्या हो जाएगा? तो वह हो जाएगा काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या होता है रूट के अंदर माइनस वाला, और वास्तविक संख्या होता है रूट के अंदर माइनस वाला छोड़कर बाकी पूरा का पूरा संख्या क्या होता है? तो वास्तविक संख्या होता है। तो यदि इसका डिफिनीशन आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, आप इसको बोल सकते हैं। सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, यही होता है इसका डिफिनीशन। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, वास्तविक संख्या तक हो गया, काल्पनिक संख्या तक हो गया। और काल्पनिक संख्या वह संख्या जो रूट के अंदर माइनस के साथ में रहता है उसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। इसको आई से सूचित किया जाता है। इसको क्या चीज़ से सूचित किया जाता है? तो आई से सूचित किया जाता है, और इसको सूचित किया जाता है आर से, क्योंकि इसको बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर को आई से सूचित किया जाता है और रियल नंबर को आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्या को ऑपरेशन होगा आप। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, मैं बताने जा रहा हूँ वास्तविक संख्या का ऑपरेशन, कि इसका ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, कितने भागों में किया जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं वास्तविक संख्या पर। ठीक है, अभी तो हम लोग जाने हैं कि सभी संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब यह वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है उसको देखेंगे। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया है। एक नंबर में है परिमेय संख्या और 2 नंबर में है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोला जाता है, अपरिमेय संख्या को इरेशनल नंबर बोला जाता है। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या होता है। तो जो संख्या p/q के रूप में रहता है उसी को क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब हर नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको आप समझिए अंश है, इसको समझिए हर। ठीक है, p/q मतलब अंश बाई हर परिमेय संख्या का हर 0 नहीं होता है। तो इसका परिभाषा कैसे लिखिएगा? जो संख्या p/q के रूप में रहता है तथा q नॉट इक्वल टू 0 होता है उसी को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 3/10 बटा में है ना, ऊपर और नीचे संख्या होना चाहिए। ठीक है, यह देखिए तो बटा में है 7/8 परिमेय संख्या होगा, लेकिन इसके नीचे तो बटा नहीं दिख रहा है, तो यह परिमेय संख्या होगा? हाँ होगा। क्यों? तो क्योंकि इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है। ठीक है, इसलिए यह भी क्या हो, परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या होगा? हाँ, मैंने बताया कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा। तो यह ऊपर 0 है, नीचे 1 छिपा हुआ है। ठीक है, तो यह 0 परिमेय संख्या होगा। जो संख्या दशमलव में रहता है वह भी परिमेय संख्या होता है। जिस संख्या पर एक रिंग रहता है वह भी परिमेय संख्या होता है, और जो संख्या रूट के अंदर रहता है वो भी परिमेय संख्या होता है। लेकिन यहाँ पे शर्त है, जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाए, स्क्वायर रूट निकल जाए, उसी को बोलते हैं
परिमेय संख्या, और यदि नहीं निकलेगा तो उसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो यह पूरा का पूरा कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का फॉर्म क्या होता है? तो p/q होता है। इतना आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का फॉर्म p/q के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो जब p/q के रूप में नहीं होता है तो कैसा होता है? तो देखिए ऐसे होता है, जो संख्या रूट के अंदर रहता है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक और बात, तो यह तो हो गया रूट वाला संख्या। बिना रूट वाला संख्या भी यह परिमेय होता है। कब? जब संख्या का लास्ट में डॉट डॉट रहेगा तब। ठीक है, तो इतना हम लोगों क्लियर किए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं परिमेय संख्या के अंतर्गत। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो 1 नंबर में पढ़ेंगे प्राकृत संख्या, जिसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है बच्चों? नेचुरल नंबर होता है। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, इसे कैपिटल N से सूचित किया जाता है। अब देखिए इतना तो हो गया। जो भी संख्या होता है ना उसका एक सेट होता है, और सेट को लिखा जाता है मिडिल ब्रैकेट में। किस ब्रैकेट में लिखा जाता है? मिडिल ब्रैकेट में लिखा जाता है। इतना बात क्लियर हो गया। इसको N से सूचित कर दिए। गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो देखिए हम लोग गिनती कहाँ से पढ़े हैं? तो 1 से पढ़े हैं, तो 1 से चालू होगा। वो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते 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 अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होता है? 1 से चालू होता है, कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितनी होती है? तो 1 होती है। जो संख्या जहाँ से चालू होगा वही सबसे छोटी होगा। अब प्रत्येक संख्या मतलब प्रत्येक बड़ी संख्या अनंत होता है। ठीक है, जैसे देखिए पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना? 1, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो अनंत। ठीक है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। उसके बाद में चलते हैं 2 नंबर में पूर्ण संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या जिसको होल नंबर बोलते हैं। होल का मतलब पूरा नंबर चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए डिफिनीशन क्या होता है। गिनती की संख्या में 0 मिलाने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या में 0 मिलाने पर बनी संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से सूचित किया जाता है। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा, इसे W से सूचित किया जाता है। अब देखिए इसका भी सेट देखिए, गिनती की संख्या में 0 मिलाने पर बनी संख्या को। तो देखिए तो यहाँ से तो ये सब गिनती की संख्या है। अब इसी में ना हम 0 मिलाए हैं, तो गिनती की संख्या में 0 मिला दिए, तो अब यह होल नंबर बन गया। क्या बन गया? होल नंबर। जो छूट गया था 0 अभी शामिल हो गया, अब होल हो गया, पूरा हो गया। तो इसको अब क्या बोलेंगे? इस सेट को क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, इस सभी का सभी क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। यह 1 से आगे क्या होगा? प्राकृत संख्या होगा। अब आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितनी होती है? तो आप क्या बताइएगा? 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कितनी होती है? तो अनंत होती है। ठीक है, एक बात आप लोगों से मैं पूछता हूँ, बताइए तो जरा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आप बोलिएगा हाँ हो सकती है। हो सकती है नहीं, होती है। कैसे? तो देखिए 1 से चालू है, यह 1 से चालू है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 1 से चालू है। कहने का मतलब है कि यह पूरा सिस्टम इसमें शामिल है, यह इसमें है। तो क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है? यह इसमें है तो यह हो जाएगा, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब पूछा जाए कि क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं। इसका जवाब क्या होगा? नहीं। क्यों? तो बताइए तो यह पूरा इसमें शामिल है तो नहीं है। क्यों नहीं है? तो 0 के चलते यह इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि 0 छट जा रहा है। ठीक है,
लेकिन यह पूरा इसमें शामिल है, यह पूरा इसमें शामिल नहीं है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगी, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में अब हम लोग चलेंगे इंटीजर के पास। ठीक है, पूर्णांक के पास आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इंटीजर के पास कि इंटीजर क्या होता है। तो देखिए, पूर्णांक, इंटीजर का मतलब क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो इसका परिभाषा होता है पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मानों के समूहों को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। इसे I से या Z से सूचित किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे इंटीजर है तो I तो लिखेंगे, लेकिन Z कहाँ से आएगा? तो इस जो Z है, Z के कहानी को हम लोग समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, शुरू से ही आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है पूर्णांक का इंग्लिश होता है इंटीजर, इसका संकेत Z क्यों। ठीक है, तो देखिए, एक जर्मन शब्द होता है जेहलिन। क्या होता है? जेहलिन होता है, ZAHLEN, जेहलिन होता है, जिसका अर्थ होता है गिनना। क्या होता है? गिनना होता है। ठीक है, तो देखिए, इसलिए पूर्णांक को Z से सूचित किया जाता है, या इसी जेहलिन शब्द से यदि जेहल को लिखेंगे, जेहल को, तो इसका अर्थ होता है संख्या। अब पूर्णांक भी क्या होता है? संख्या ही होता है। इसलिए पूर्णांक को I से या Z से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यही है Z की कहानी, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इतना तो हो गया। अब इसका एग्जाम्पल को समझते हैं। तो मैंने बोला कि पूर्ण संख्याओं के धनात्मक और ऋणात्मक मानों के समूह को क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। तो देखिए, तो पूर्ण संख्या कहाँ से चालू होता है? तो 0 से चालू होता है। 0 से चालू हुआ 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट। ठीक है, अब उसी को उल्टा कीजिए माइनस के साथ में, -1 -2 -3 -4 डॉट इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस टाइप से यदि कोई संख्या आपके पास आता है, आपके सामने आता है, तो आप उसको बोलिएगा इंटीजर, वरना वह इंटीजर नहीं होगा। अब देखिए, एक और बात आप समझिए, यहाँ पर भी आप फंस सकते हैं। कैसे? तो सिर्फ हम लोगों को चाहिए यह रूप ही चाहिए, प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए, ना बटा में होना चाहिए, ना दशमलव में होना चाहिए, मतलब इसके अलावा किसी रूप में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए कि 3/4 यह पूर्णांक है, तो आप बोलिएगा कि नहीं है। क्यों नहीं है? तो यह 3/4 है। यह बटा में है, लेकिन यहाँ पे देखिए तो कहीं बटा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ठीक है, -10 पूर्णांक होगा? तो हाँ होगा, क्योंकि इसमें बटा नहीं है। तो बिना बटा वाला संख्या, बिना दशमलव वाला संख्या, ठीक है, वही सब क्या होगा? पूर्णांक होगा, अदरवाइज पूर्णांक नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो पूर्णांक होता है ना, इसके लिए एक नंबर लाइन काम करता है, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो नंबर लाइन क्या होता है? तो एक लाइन होता है, बीच में उसके मिडिल में 0 होता है, 0 के लेफ्ट साइड में माइनस वाला वैल्यू होता है इनफाइनाइट तक, और राइट में RHS में, ठीक है, 0 से इधर RHS में प्लस वाला वैल्यू होता है इनफाइनाइट तक। ठीक है, यही है नंबर सिस्टम। उसके बाद में देखिए, तो यह हो गया पूर्णांक का कहानी खत्म। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सम संख्या के बारे में जानने। ठीक है, कि सम संख्या क्या होता है? तो देखिए, इसका डेफिनेशन होता है कि जो संख्या 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा कट जाता है, शेषफल नहीं बचता है, उसको क्या बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और जिस संख्या में 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटता है, उसको बोलते हैं विषम संख्या। ठीक है, अब देखिए, दोनों का परिभाषा हम लोग जान गए।
इसका एग्जाम्पल देखिए, तो 2 2 के पहाड़ा में है, 4 2 के पहाड़ा में है। जो भी संख्या 2 के पहाड़ा में होगा वह कटेगा, उसको सम संख्या बोला जाएगा। जो संख्या 2 के पहाड़ा में नहीं होगा वह नहीं कटेगा, उसको विषम संख्या बोला जाएगा। अब बड़ा बड़ा संख्या रहेगा तो कैसे आप पहचानिएगा कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। अब 2 का पहाड़ा हम लोग पढ़े हैं, 2 से लेकर 20 तक पढ़े हैं ना, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 के अंडर में यदि कोई संख्या आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि 400 500 आ जाए, 568 ऐसे करके आ जाए, बड़ा बड़ा संख्या आ जाए, तो कैसे आप पहचानिएगा। तो उसका भी मेरे पास दावा है। तो दावा क्या है, यही है। तो देखिएगा, सिर्फ इकाई के स्थान पर, किस स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 इस पांचों में से कोई रहता है तो वह कौन संख्या होगा, सम संख्या होगा। मतलब 2 के पहाड़ा वाला संख्या रहेगा इकाई स्थान पर तो उसको सम संख्या बोलेंगे। जैसे देखिए, इधर आगे देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। यह देखिए तो 4 है, 4 2 के पहाड़ा में सम संख्या, 0 इसमें शामिल है सम संख्या, 0 शामिल है सम संख्या, 6 है 6 0 तो 0 4 4 मतलब इकाई वाला अंक इसमें शामिल होना चाहिए। और यदि ऐसे नहीं याद होगा तो आप याद रखिएगा कि इकाई वाला संख्या 2 के पहाड़ा में होना चाहिए। ठीक है, तो इकाई वाला संख्या 2 के पहाड़ा में रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सम संख्या बोलेंगे। इकाई वाला संख्या 2 के पहाड़ा में नहीं रहता है तो उसको बोलेंगे विषम संख्या। जैसे देखिए, और उसके विषम संख्या के इकाई स्थान पर क्या होता है, तो 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 होता है। इसी में से कोई रहेगा तो वह विषम संख्या होगा, नहीं रहेगा तो सम संख्या होगा। ठीक है, अब दोनों का फॉर्म होता है, रूप होता है, सम संख्या का भी रूप होता है और विषम संख्या का भी रूप होता है। तो सम संख्या का रूप आप लोग याद रखिएगा, सम संख्या का रूप होता है 2m। क्या होता है बच्चों, 2m होता है। कभी कभी 4m भी दे देता है, 4q भी दे देता है, 4p भी दे देता है। ठीक है, तो यह सब क्या है, सब क्या है, तो सम संख्या का यह रूप है। ठीक है, अब विषम संख्या का रूप यह है। ठीक है, यह किसका रूप है, तो यह है विषम संख्या का रूप है। और इसमें m का काम क्या है, m कौन संख्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है, माइनस वाला संख्या मत रखिएगा। ठीक है, यह कौन संख्या है, किस संख्या को रखना है m के जगह पर, तो धनात्मक संख्या को रखना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक को रखना है, बटा वटा को नहीं रखना है। ठीक है, पूर्णांक को रखना है। अभी हम लोग जाने हैं कि पूर्णांक बटा में नहीं होता है, सीधा साधा संख्या होता है। बस अंतर इतना ही होता है कि प्लस में रहता है, दाहिना साइड में प्लस में रहता है और बायां साइड में माइनस में होता है। तो यहाँ तक आप लोग बात को समझ गए। अब हम लोग देखेंगे आगे। तो अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे, जो लिखा हुआ है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का दूसरा नाम होता है यौगिक संख्या। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका परिभाषा हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। तो देखिए, भाज्य संख्या का मतलब होता है वैसा संख्या जो किसी दूसरे संख्या के पहाड़ा में रहता है। बिल्कुल इजी डिफिनीशन है। ठीक है, वैसा संख्या जो दूसरे किसी पहाड़ा में रहता है, दूसरे संख्या के पहाड़ा में रहता है, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, या यौगिक संख्या कहते हैं, या कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, लेकिन एक को छोड़कर। जैसे किसको छोड़ना है, तो एक को छोड़ना है। चालू कहाँ से करना है, तो 2 से चालू करना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं। पहले लिख देता हूँ मैं 2 से। ठीक है, 2, एक को तो छोड़ देना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना हम लोग लिख दिए। ठीक है, अब इसमें से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन संख्या भाज्य संख्या है, मतलब दूसरे किसी के पहाड़ा में है। तो आप बताइए, 2 किसी संख्या के पहाड़ा में है, अपने को छोड़कर, अपने को छोड़कर, 2 को छोड़कर 2 किसी पहाड़ा में है तो नहीं है, या नहीं है। 3 किसी पहाड़ा में है, नहीं है। 4 है तो हाँ है, 4 2 के पहाड़ा में है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू, तो इसका एग्जाम्पल होने वाला है, पहला एग्जाम्पल 4। ठीक है,
4 हो जाएगा, 5 होगा, 5 किसी पहाड़ा में है नहीं है तो इसको छोड़ो, 6 है हाँ है तो इसको लिखेंगे, ठीक है, 7 है नहीं है, 8 है तो हाँ है, 2 के पहाड़ा में है, 4 के पहाड़ा में है तो 8 को लिख देंगे। उसके बाद में 9 है तो हाँ है, 9 3 के पहाड़ा में है, 10 है तो हाँ है, 10 किसके किसके पहाड़ा में है तो 2 के पहाड़ा में है, किसके पहाड़ा में है 2 के पहाड़ा में है, 5 के पहाड़ा में है कि नहीं। जो संख्या दूसरे किसी के पहाड़ा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं, और जो दूसरे किसी के पहाड़ा में नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब देखिए इसका एग्जाम्पल वहीं से आप लोग अब खुद बता सकते हैं, ठीक है। तो बताइए तो जरा, 2 किसी भी पहाड़ा में नहीं है तो यह क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। 3 किसी भी पहाड़ा में नहीं है तो अभाज्य संख्या होगा। 5 किसी भी पहाड़ा में नहीं है, 7 किसी भी पहाड़ा में नहीं है। ऐसा ही करते करते अनंतों ऐसा संख्या है, इनफाइनाइट संख्या है, नंबर्स है जो किसी पहाड़ा में नहीं होगा। हाँ, इनफाइनाइट नंबर है जो संख्या के दूसरे संख्या के पहाड़ा में होगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। एक और देखिए, यह तो हो गया मतलब पहचानने का तरीका कि जो संख्या दूसरे पहाड़ा में रहेगा उसी को बोलेंगे कौन संख्या, तो भाज्य संख्या, और जो किसी दूसरे पहाड़ा में नहीं रहेगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। ये तो पहचानने का तरीका हो गया। लेकिन स्टैंडर्ड देखिएगा, स्टैंडर्ड में इसका डेफिनेशन देखिएगा तो ऐसे होगा, जिस संख्या का गुणनखंडों की संख्या, जिस संख्या का गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है, 2 से अधिक होती है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या केवल 2 होती है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे बात समझ में नहीं आया, अब देखिए 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 इधर देखिए, मैं बताता हूँ आप लोगों को। जैसे देखिए 4 है, 4 कौन संख्या है, भाज्य संख्या है। 4 कौन संख्या है, भाज्य संख्या। तो इसका गुणनखंड हम लोग देखते हैं, फैक्टर, जिसको फैक्टर भी बोला जाता है। तो 4 का फैक्टर मतलब 4 कौन कौन पहाड़ा में है उसी को ना गुणनखंड बोलते हैं। यदि पता नहीं होगा तो जान जाइए, 4 जिस जिस संख्या का पहाड़ा में होगा वह सब 4 का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो 4 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है, उसके बाद में 4 के पहाड़ा में है। तो देखिए तो कितना गुणनखंड हो गया, 3 गो गुणनखंड हो गया ना। तो जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक होगा उसी को बोलेंगे कौन संख्या, भाज्य संख्या। आ केवल 2 होगा, 2 गो फैक्टर होगा उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। जैसे देखिए अभाज्य संख्या यहाँ पे है, इसका फैक्टर हम निकालते हैं। अब आप खुद बोलिए, आप खुद बोलो जी कि 2 कौन कौन पहाड़ा में है। तो आप बोलिएगा कि यह 2 1 के पहाड़ा में है और 2 के पहाड़ा में है, 1 के पहाड़ा में है और 2 के पहाड़ा में है। तो देखिए ना गुणनखंडों की संख्या कितना है, 2 ही ना है, 2 गो गुणनखंड है। तो जिस संख्या का गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे, और जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे यहाँ पे सामने मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। तो यह क्लियर हो गया। उसके बाद में हम लोग चलते हैं सह अभाज्य संख्या के बारे में जानने। इसका इंग्लिश होता है को प्राइम नंबर, ठीक है। इसका इंग्लिश क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो देखिए इसमें क्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है सेट में 2 गो संख्या का जोड़ा होता है, ठीक है। लेकिन उसमें देखा जाता है यह कि दोनों संख्या का HCF 1 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं ना है, मतलब 1 होना चाहिए। वो दोनों संख्या का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसी को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो जी, अपने मन से बोलिए 2 और 3 लिख दिए, 2 और 3 लिख दिए। तो बताइए तो 2 और 3, तो 2 और 3 का HCF कितना होगा, मौसा कितना होगा। आप लोगों को पता होगा कि इसका HCF कितना होगा, तो केवल 1 होगा, ठीक है, केवल 1 होगा, ठीक है। तो यह 2 और 3 सेट में है, 2 गो संख्या का सेट है, तो इसको बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। इस दोनों संख्या क्या बोलेंगे, तो सह अभाज्य संख्या बोलेंगे।
जैसे 4 5 लिख लीजिए, यह कौन संख्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 4 और 5 का HCF कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, 7 11 लिख लीजिए। ठीक है, 7 11 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका HCF कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो केवल 1 होना चाहिए। तो जिस दो संख्याओं का, यदि दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो वे दोनों संख्याएं क्या कहलाएंगे? सहअभाज्य संख्या कहलाएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखें संख्या के प्रकार, संख्या के बारे में। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे संख्याएं होते हैं। ठीक है, यदि इसके अलावा आप लोगों को किसी संख्या के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।